यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 11 विषय संस्कृत में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने जो ये श्लोक बोला, इस श्लोक का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने में जो व्यापार किया जाता है वह क्रिया कहलाता है। आज का हमारा जो विषय है वह क्रिया से संबंधित ही है। आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत अध्याय धातु रूप का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लट लकार का प्रयोग देखेंगे। धातु रूप के अध्ययन को शुरू करने से पहले हम कुछ आवश्यक बातें जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान जो है धातु का अर्थ, कि धातु का अर्थ क्या है, अर्थात भवादयो धातुवा, अर्थात भू आदि जो हैं वह धातुएं कहलाती हैं। तो जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पठती में जो पठ है वो प्रकृति है उसकी, वो धातु कहलाती है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या पाया जाना निश्चित होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रियाओं के काल, क्रियाओं के मुख्य रूप से 3 काल हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। पुरुष का ज्ञान प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के ये पुरुष होते हैं। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, अर्थात युष्मद शब्द से कहे गए या उसके अर्थ के जो वाचक होते हैं वह मध्यम पुरुष की संज्ञा वाले होते हैं। और इसी प्रकार से अस्मद, अस्मद्युत्तमः, अस्मत् शब्द से कहे गए या उसके अर्थ के वाचक जो शब्द होते हैं वह उत्तम संज्ञा वाले होते हैं। शेषे प्रथमा, और इनसे जो शेष होते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात युष्मद, त्वम, युवाम और यूयम। इसी प्रकार से अस्मत् से कहे गए उत्तम पुरुष हैं वह अहम, आवाम और वयम। और शेषे प्रथमा अर्थात वह प्रथम पुरुष हैं सह, तौ और ते। वचन का ज्ञान एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 प्रकार के वचन जो है संस्कृत में कहे जाते हैं। संख्यावाची हैं। एक वचन 1 की संख्या का बोधक, द्विवचन 2 की संख्या का बोधक और बहुवचन 2 से अधिक की संख्या का बोधक। लकारों का ज्ञान, यद्यपि संस्कृत में 11 लकार होते हैं, जो 11वां लकार लेट लकार है यह वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो लौकिक संस्कृत है उसमें 10 लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें से 5 लकार मुख्य हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। हमारे आज के जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। 5 मुख्य लकारों का परिचय: लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। हम ये भी पढ़ेंगे कि धातु रूप कैसे बनते हैं, 5 लकारों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त परस्मैपदी पद धातुओं का लट लकारों में प्रयोग। जो धातुएं होती हैं प्यारे बच्चों वो 3 प्रकार की कही जाती हैं। एक तो परस्मैपदी धातु, दूसरी आत्मनेपदी धातु और तीसरी उभयपदी धातु। तो हम जो आज अध्ययन करेंगे वो परस्मैपदी धातुओं का अध्ययन करेंगे। यही जो है कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में है। और वो धातुएं जो हैं वो इस प्रकार हैं: भू धातु होना अर्थ में, पठ धातु पढ़ना अर्थ में, पा धातु पीना अर्थ में, गम धातु जाना अर्थ में, दृश्य धातु देखना अर्थ में, स्था धातु ठहरना अर्थ में, नी धातु ले जाना अर्थ में और प्रच्छ धातु पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब हम सबसे पहले 5 मुख्य लकार देखते हैं। लट लकार, इसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमानी लट, वर्तमान में जो भी कार्य चल रहा है उसके लिए हम वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। लृट लकार, इसका प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। लंग लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार
आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी को आशीर्वाद अगर देना होता है उसके लिए भी हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। पांचवा है विधिलिंग लकार। ये चाहिए अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। अर्थात ये जो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि जो ये अर्थ हैं, इन अर्थों में ये विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। हम मुख्य रूप से कह सकते हैं इसको चाहिए अर्थ में या प्रार्थना अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है कि धातु रूप कैसे बनते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनाए जाते हैं। पुरुष व वचन के अनुसार उनके भिन्न रूप हो जाते हैं। प्रत्यय जुड़ने से धातु रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। जो धातु होती है, धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं और वह जो प्रत्यय हैं वो विभिन्न वचन और पुरुष के अनुसार अलग अलग होते हैं और उनको लगाने से ही अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे लट लकार वर्तमान काल। जो हमारे पास हम धातुएं पढ़ेंगे आज 8 धातुएं, उनको हम सभी धातुओं को लट लकार का प्रयोग में, लट लकार के प्रयोग में देखेंगे। लट लकार वर्तमान काल और परस्मैपदी के ये प्रत्यय हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये प्रत्यय देखिए, ये प्रत्यय ही जो है ये मुख्य हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में ती प्रत्यय, प्रथम पुरुष द्विवचन में तह प्रत्यय, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति प्रत्यय। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय, मध्यम पुरुष द्विवचन में थह प्रत्यय और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी प्रत्यय, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह प्रत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। ये जो प्रत्यय हैं बच्चों यही मुख्य हैं। आपको इन प्रत्ययों को याद करना है और इन्हीं को आप धातुओं में लगाएंगे तो हमारे रूप जो हैं धातु रूप बनते चले जाते हैं। आप प्रत्यय मुख्य रूप से इन प्रत्ययों को याद कर लीजिए कि ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ति, तह, अंति। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में सी, थह, थ और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आमी, आवह और आमह। इन प्रत्ययों को आप याद रखिए, आप धातु रूप बनाना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, धातु में प्रत्यय लगाने से पहले हम आज जो धातुएं पढ़ेंगे उन धातुओं के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ धातुओं में जो है वो विकार होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे भू धातु, ये सत्तायाम या होना अर्थ में है। तो भू में जो विकार होता है वो भव हो जाता है। भव इसमें व हलंत है। तो इसको मैं आपको एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताती हूँ कि किस तरीके से भू का भव हुआ है। ये देखिए, भू मूल रूप है धातु का भू। इसमें जब वर्तमाने लट से हम लट लाते हैं तो लट के स्थान पर हम ती करते हैं। वर्तमानी लट से जब हम लट लाते हैं उसके स्थान पे हम ती करते हैं और ती के साथ शप आदेश हो जाता है। शप का जो है आशेष रहता है, शप का आशेष रहता है। और ये भू हम ऐसे ही लिखेंगे। अब शब्द के आ होने के कारण ये सार्वधातुक संज्ञा होती है इसकी, और इसके कारण भू में जो ऊ है उसको हम गुण कर देते हैं। तो गुण होने के कारण ओ हो जाता है। तो स्थिति होती है भो, आ और ती। अब भो में जो ओ है इसको अयादि संधि हो गई और अयादि संधि होने के कारण ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया और शब्द का जो आ है ये रहेगा और ती रहेगा। तो ये जो स्थिति भू से भव की है वही जो है भू से भव की ये स्थिति है, और जब हम इसमें आ मिला देते हैं तो ये भव बन जाता है। अब आगे हम जो आपको धातु में प्रत्यय लगा करके लट लकार में, लोट लकार में, सभी पांचों लकारों में जो रूप बताएंगे वो हम आपको भव के साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से होगा। फिर है पठ धातु। पठ धातु पठने या अध्ययन अर्थ में है और इसका जो अर्थ है वो अध्ययन अर्थ है, पढ़ना अर्थ है।
अगली धातु है पा धातु। पा धातु का जो है वो पिब हो जाता है आदेश, पीना अर्थ में धातु है, पा धातु का पिब हो जाता है। गम धातु गत्यर्थक है, ये जाना अर्थ में इसका गच्छ परिवर्तित रूप हो जाता है। इसी प्रकार से दृश्य धातु जो है ये इसका पश्य हो जाता है, प्रेक्षण या देखने अर्थ में ये धातु प्रयोग होती है, तो इसमें पश्य हो जाता है। स्था धातु जिसका परिवर्तित रूप जो विकार रूप है वो तिष्ठ है, मतलब इसमें स्था के स्थान पर हम तिष्ठ आदेश कर देते हैं। रुकना ठहरना अर्थ में, गति निवृत्ति अर्थ में इस धातु का हम प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको बात बताती हूँ कि जो ये आदेश हुए हैं पा के स्थान पर पिव आदेश, दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश और स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश, इसमें ये हलंत जो लगे हुए हैं, पिव में व हलंत है, ये जो है मूल रूप से अकारांत हैं ये धातुएं। जब इनको हम आदेश करेंगे तो ये जो है अकारांत होंगी। इसके भी दो मत प्रचलित हैं। गुरु और शिष्य परंपरा का जो मत है उसमें अ जो है वो अनुदात होता है। अब अनुदात होने के कारण उसकी संज्ञा लोप हो जाता है, तो इस कारण से हम इसको पिव में जो व है ये हम हलंत कर देते हैं, और वही कर्तरी शब्द से जो आ आया था, आ से जब हम इसे मिला देते हैं तो पिव जो है वो बन जाता है। और दूसरा जो मत है, कुछ वैयाकरण जो है इसमें आ को लिखते ही हैं अकारांत पिव धातु मानते हैं, तो वहां पर जो स्थिति होती है उस स्थिति में पा जो धातु है पा के स्थान पर पिव किया है, और इसमें जो है ब को हमने अकारांत ही रहने दिया है। और ती जब हम वर्तमानी लट से ती लिया, वो लट किया, लट के स्थान पर ती किया, और कर्तरी शब्द से शब्द का जो अ शेष रहता है उस स्थिति में यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है। अब क्या करेंगे हम, पिव में जो व हलंत करके यहाँ भी आ है, तो यहाँ पर जो है अतो गुणे एक सूत्र है उसके अनुसार पर रूप हो जाता है, और पर रूप होने के कारण ही यहाँ पर हम जो है इसको पिव इस तरीके से लिखते हैं और ती मिलाते हैं तो पिवती रूप बन जाता है। तो दो प्रकार के मत इसमें प्रचलित हैं, पा में पिव हलंत का भी और पिव में जो ब है वो अकारांत का भी। अगली जो धातु है नी धातु। नी धातु में हमने नी में जो ई है इसको वही गुण होगा, ने हो जाएगा, और ने के स्थान में अय आदेश होने से नय बन जाता है, और रूप जो चलेंगे वो हम आगे जो पढ़ेंगे वो नए में हम रूप लगाएंगे, क्योंकि जो नए स्थिति है इसमें भी वही रहेगा, शब्द का जो आ है वो आ जाएगा, और आगे जो रूप बनेगा वो इसमें नए में आ मिलकर के नयति रूप बनता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगली जो धातु है प्रच्छ धातु, ये पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है, और इस धातु में जो है प्रच्छ के स्थान पर पृच्छ जो है वो संप्रसारण होता है, र के स्थान पे जो री है ये संप्रसारण होता है, और ये कौन कौन सी, लट में लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग, इन तीन चार जो है लकार, इनमें जो है संप्रसारण हो जाता है, और पृच्छ के स्थान पर, पृच्छ के स्थान पर ये पृच्छ हो जाता है। तो जो हम रूप लगाते हैं, चलाते हैं, वो पृच्छ के स्थान पर पृच्छ में रूप हम चलाते हैं। और जो लिट लकार है, लिट लकार में ये संप्रसारण नहीं होता, प्र में जो र है उसको रेफ को जो री है वो संप्रसारण नहीं होता, तो हम वहाँ पर जो रूप करते हैं वो पृच्छ ही, उसमें ही हम प्रत्यय लगाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इन धातुओं को प्रत्ययों के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम भू धातु का प्रयोग करके देखेंगे। भू धातु लट लकार में हमें भू का जो है भव बन जाता है। ये व्याकरण की प्रक्रिया है जिससे भू से भव बन जाता है। हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो भव में लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम पहले भव लिखेंगे, और इसके साथ जब हम ती प्रत्यय लगाएंगे, ती तह अंति है तो ती एक वचन में है, अब हम इसको जब देखेंगे लिख करके तो ये भवती रूप बन जाता है। इसी प्रकार से द्विवचन में तह प्रत्यय आता है, भव के साथ हमने तह लगाया तो देखिए रूप बन गया भवतः।
भवतः रूप बन जाता है। अब है बहुवचन, अंति प्रत्यय है, हम पहले भव लिखेंगे धातु, और इसके साथ जब हम अंति प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है भवन्ति, भवन्ति। तो आप देखिए इसको, हमने प्रथम पुरुष में ती प्रत्यय है, भव के साथ ती लगाया तो भवती बन गया। हमने द्विवचन में तह प्रत्यय होता है, भव के साथ तह लिखा है, इसको मिलाने पर भवता रूप बन गया। बहुवचन में अंति प्रत्यय आता है लट लकार में, तो भव के साथ जब हम अंति लिखेंगे तो भवंती रूप बनता है। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में पहले हम भव धातु लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें सी प्रत्यय लिखेंगे, सी, और जब हम इसे मिला करके लिखते हैं तो क्या रूप बनेगा, भवसी, भवसी, भवसी रूप बनेगा। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए हमने भव लिखा और इसके संग प्रत्यय आता है थह, थह, थ के आगे विसर्ग है, थह प्रत्यय है, और जब हम इसे लिखेंगे मिला करके तो क्या बनेगा, भवथः। इसी प्रकार से बहुवचन में सी, थह, थ प्रत्यय आता है बहुवचन में, तो हम पहले लिखेंगे भव और उसके बाद जब हम थ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भवथ। अब है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में देखिए हमने सबसे पहले धातु लिखी भव। अब इसके संग उत्तम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय है कौन सा है, आमी प्रत्यय, तो हम यहाँ पे आमी प्रत्यय आपको लिख करके दिखा रहे हैं। अब जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भव में आमी मिलाइए, भवामी रूप बन जाता है। अब है अगला द्विवचन में उत्तम पुरुष में हम पहले भव लिखते हैं धातु, उसके बाद आवह, आवह प्रत्यय आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में। अब जब आप इसे मिलाएंगे तो देखिए क्या बनता है, भवावह। इसी प्रकार से बहुवचन है, भव धातु है, इसके साथ प्रत्यय कौन सा आता है, आमह, और जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा भवामह। तो बच्चों आपने देखा कि हमने धातु के साथ प्रत्ययों को जोड़ा, और ये सरलतम तरीका है आपको रूप याद करने का, धातु रूप याद करने का। आप इसको एक बार फिर से देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में भव धातु में भवती, द्विवचन में तह प्रत्यय है भवतः, भव में आप प्रत्यय लगा दीजिए। इसी प्रकार से बहुवचन में भव अंति, भवंती। फिर मध्यम पुरुष में भव के साथ सी प्रत्यय भवसी, द्विवचन में थह प्रत्यय आता है तो हमने भव के साथ थह प्रत्यय लगाया तो बना भवथः। इसी प्रकार से बहुवचन में मध्यम पुरुष में भव के साथ थ प्रत्यय है तो हमने जब लिखा है तो बना भवथ। उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए भव के साथ आमी प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो बनेगा भवामी। द्विवचन में उत्तम पुरुष में आवा प्रत्यय आता है, भव के साथ हम इसे लिखेंगे तो बनेगा भवावह, और जब हम बहुवचन में उत्तम पुरुष में आमह प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है भवामह। तो इस प्रकार से हम धातुएं अब परिवर्तित करते जाएंगे और रूप आपके बनेंगे। प्यारे बच्चों, अब हमने अभी भू धातु के रूप देखे, इसी प्रकार से हम पठ धातु के रूप देखते हैं। हम पठ लिखेंगे और उसके बाद ती प्रत्यय लगाएंगे। अब इसको जब आप मिलाएं के लिखेंगे तो क्या बनेगा, पठती। फिर है द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, तह प्रत्यय। पठ के साथ हम तह जब प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है पठतः। इसी प्रकार से बहुवचन में अंति प्रत्यय है, पठ लिखिए आप और उसमें अंति आगे लगा दीजिए तो बनता है पठंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष
एक वचन में हमने पहले लिखा पठ, ये धातु है, और इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय आता है, वो हमने लिख दिया, तो क्या रूप बना? पठसी। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ धातु है, इसके संग में प्रत्यय कौन सा आता है? थः प्रत्यय आता है, और जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पठ थः। बहुवचन थ प्रत्यय आता है मध्यम पुरुष में, तो पठ धातु है, इसके संग थ प्रत्यय है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? पठथ। अब उत्तम पुरुष एक वचन में पहले हम धातु लिखते हैं, उसके बाद हम प्रत्यय जोड़ते हैं। इसमें प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है आमी, तो रूप क्या बनेगा? पठामी। फिर द्विवचन में उत्तम पुरुष में पठ के साथ प्रत्यय आता है आवह, रूप क्या बनेगा? पठावह। इसी प्रकार से पठ धातु के संग जब हम आमह प्रत्यय जोड़ेंगे, ये बहुवचन का प्रत्यय है उत्तम पुरुष में, तो क्या रूप बनेगा? पठामह। तो इस प्रकार से हमने पठ धातु के रूप भी देखे कि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामा। प्यारे बच्चों, ये जो प्रक्रिया है पठ से ती लगा के पठती रूप बनाने की, ये व्याकरण की लंबी प्रक्रिया है। आपको सरलतम तरीका बताया जा रहा है, आपको प्रत्यय याद रखने हैं, आप धातुओं में लगाइए और रूप बनते चले जाते हैं। अब इसके बाद आप पा धातु देखिए। पा धातु का जो रूप बनता है वो परिवर्तन पिव में हो जाता है, तो हम जो धातु में प्रत्यय लगाएंगे वो पिव में लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में हम पिव लिखेंगे, और हम प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ती प्रत्यय, तो हम ती प्रत्यय लगा देंगे, और इसे जब हम मिला के लिखेंगे तो हम क्या इसको लिखेंगे? पीवती। इसी प्रकार से द्विवचन में हमने पहले धातु लिखी है पिव, उसके बाद द्विवचन का जो प्रत्यय है वो है तः प्रत्यय प्रथम पुरुष में। अब आप इसे पढ़िए तो कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे इसे? पिवतः, पिवतः, पिवतः। अब बहुवचन में देखिए, हम पहले धातु लिखते हैं पिव, उसके साथ जब हम अंति जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पिबंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में पिव धातु, और प्रत्यय कौन सा आता है? एक वचन में सी प्रत्यय। अब जब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पिवसी। इस तरीके से पिवसी। फिर है मध्यम पुरुष द्विवचन, पहले हमें लिखना है धातु पिव, उसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में जो धातु में प्रत्यय लगेगा वो कौन सा लगेगा? थः, थः। अब हम इसे लिखेंगे पिवथः। क्या उच्चारण करेंगे इसका हम? पिवथः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर हम पिव के साथ जब बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन में था प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है पिवथ, पिवथ। अब इसी प्रकार से उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष में पहले है हमें धातु लिखनी है, उसके बाद हमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाना है, कौन सा? आमी। अब जब हम इसे मिलाते हैं तो बनता है रूप पिवामी। इसी प्रकार से देखिए पिव धातु है, उत्तम पुरुष द्विवचन, इसके साथ आएगा आवा प्रत्यय, आवाह। अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पिवावाह।
पिवावः। और बहुवचन में आमा प्रत्यय आता है, तो पहले आप धातु लिखिए और उसके साथ आमः प्रत्यय जोड़ दीजिए और इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा पिवामः। एक बार इसको देख लीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। मध्यम पुरुष में पिबसि, पिबथः, पिबथ। उत्तम पुरुष में पिबामि, पिबावः और पिबामः, ये रूप बनते हैं। इसी को अब हम इन्हीं प्रत्ययों को गम धातु में देखते हैं। गम का जो परिवर्तित रूप है वो गच्छ है, तो हम प्रत्यय गच्छ में लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में पहले तो हम लिखेंगे धातु गच्छ, उसके बाद इसमें हमें ती प्रत्यय लगाना है, तो रूप बन जाएगा गच्छति। इसी प्रकार से देखिए, द्विवचन में पहले हमें धातु लिखनी है, उसके बाद हमें प्रत्यय लगा देना है। इसमें कौन सा प्रत्यय आता है द्विवचन में? तः प्रत्यय। तो हमने इसे लगा दिया और रूप क्या बन गया? गच्छतः। इसी प्रकार से बहुवचन में पहले हमें धातु लिखनी है, गच्छ धातु जाने अर्थ में प्रयोग होती है गच्छ। इसमें जब हम अंति लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? गच्छन्ति, गच्छन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में सबसे पहले हमें वही धातु लिखनी है और मध्यम पुरुष एक वचन में जो प्रत्यय लगाया जाता है वो सी प्रत्यय लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे सी प्रत्यय लिखेंगे। और जब हम इसे पढ़ेंगे मिलाकर तो क्या पढ़ेंगे? गच्छसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छ हमने लिखा और इसके साथ में हमने थः प्रत्यय लगाया, क्योंकि थः प्रत्यय आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो हम क्या उच्चारण करेंगे इसका? गच्छथः, गच्छथः। अब है बहुवचन मध्यम पुरुष, गच्छ लिखेंगे हम पहले और उसके बाद इसमें थ प्रत्यय लगाएंगे। अब जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या शब्द बनता है? गच्छथ। ये धातु रूप बन जाता है गच्छथ। अब देखिए उत्तम पुरुष में भी यही है, हमें पहले धातु लिखनी है गच्छ, जाने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसके संग हमने उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया, आमी प्रत्यय। अब जब हमने इसे लिखा मिलाकर के तो क्या रूप बना? गच्छामि। अब आप देखिए द्विवचन में हमने पहले गच्छ लिखा और उत्तम पुरुष द्विवचन का जो प्रत्यय है वो आवह प्रत्यय है, वो हमने लिख दिया। अब इसे मिलाकर के जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा? गच्छावह। ये गच्छावह रूप बन जाता है। फिर है उत्तम पुरुष बहुवचन, गच्छ धातु लिखिए और उसके बाद उसमें आमः प्रत्यय लगा दीजिए, आमः। तो जब इसे मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा? गच्छामः, गच्छामः रूप बन जाता है। अब इसके बाद हम दृश्य धातु में रूप देखते हैं लट लकार के। दृश्य जो धातु है ये पश्चिम में इसका परिवर्तित रूप है, तो हमें जो प्रत्यय लगाने हैं वो पश्चिम में लगाने हैं और ये देखना अर्थ में होती है प्रयोग। तो हम लिखेंगे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में पश्य और प्रत्यय लगाएंगे इसमें वही ती प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा पश्यति। एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में पश्य और प्रत्यय बताइए कौन सा लगेगा? तः प्रत्यय। द्विवचन का प्रत्यय है तः प्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा? पश्यतः। इसी प्रकार से बहुवचन,
बहुवचन में हमने पहले पश्य लिखा, उसके बाद हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया अंति। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बनता है पश्यन्ति। प्रथम पुरुष के जो धातु रूप बने पश्यति, पश्यतः और पश्यन्ति। अब देखिए मध्यम पुरुष में भी वही हमें करना है, पश्य धातु लिखना है। फिर इसका जो प्रत्यय है कौन सा है, सी प्रत्यय। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा, पश्यसि, पश्यसि। फिर है द्विवचन, पश्य लिखेंगे हम और प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, थः प्रत्यय। थः प्रत्यय लगाने पर रूप क्या बना, पश्यथः। इसी प्रकार से बहुवचन देखिए इसका, मध्यम पुरुष का हमने पश्य लिखा पहले धातु, उसमें हमने थ प्रत्यय लगा दिया। अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पश्यथः, पश्यथ, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। अब है उत्तम पुरुष में हमने पहले पश्य लिखा है, उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय है वो आमी प्रत्यय। वही प्रत्यय आपको लगाते जाना है, धातु भले ही बदलती जाए आपके रूप बनते जाएंगे। पश्यामि बन गया, पश्यामि। इसी प्रकार से देखिए हमने उत्तम पुरुष द्विवचन में पहले पश्य लिखा है, उसके बाद आवह प्रत्यय हमने जोड़ दिया, क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन में जो प्रत्यय होता है वो आवह प्रत्यय होता है। अब आप इसे मिलाकर बताइए क्या बनता है, पश्यावह, पश्यावह रूप बन जाता है। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में पश्य, इसके साथ आमह प्रत्यय होता है, आमह प्रत्यय। अब मिलाकर देखिए क्या बनता है रूप, पश्यामः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब जो हम धातु रूप देखेंगे वो है स्था धातु। स्था धातु जो है वो तिष्ठ में परिवर्तित हो जाता है इसका ये शब्द, और हम जो रूप लिखेंगे वो तिष्ठ में प्रत्यय लगा करके लिखेंगे। ठहरने या बैठने अर्थ में ये धातु प्रयुक्त होती है। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में देखिए स्था धातु हमने तिष्ठ लिखा पहले, और वही प्रत्यय आपके वही हैं लट लकार के, ती तः अंति। तो एक वचन में है ती, और रूप क्या बना, तिष्ठति। इसी प्रकार से द्विवचन में तिष्ठ, और इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, तः। तो रूप क्या बनेगा, तिष्ठतः। उसके बाद बहुवचन में देखिए हमने पहले लिखा तिष्ठ, और उसके बाद अंति प्रत्यय लगाया, और जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। फिर है मध्यम पुरुष में पहले हमें वही लिखना है, धातु लिखनी है तिष्ठ, उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय है वो है सी प्रत्यय। अब हम इसे मिलाएंगे तो रूप बनता है तिष्ठसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में तिष्ठ, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया थः प्रत्यय, रूप क्या बना, तिष्ठथः। बहुवचन में थ प्रत्यय है, तिष्ठ और था प्रत्यय। अब इसे मिलाकर देखिए क्या रूप बनता है, तिष्ठथ, तिष्ठथ, तिष्ठसि, तिष्ठथः और तिष्ठथ। अब है उत्तम पुरुष में तिष्ठ पहले धातु लिखनी है हमने तिष्ठ धातु में
तिष्ठ लिख दी, उसके बाद प्रत्यय लगा दिया, इसका आमी प्रत्यय आता है एक वचन में तो बन जाता है तिष्ठामि। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष द्विवचन में पहले हम तिष्ठ धातु लिखेंगे, उसके बाद द्विवचन का प्रत्यय लगाएंगे आवह, और हमारा रूप जो बनके आएगा वो क्या आएगा, तिष्ठावह, तिष्ठावह। इसी प्रकार से बहुवचन में तिष्ठ लिखिए पहले, उसके बाद उत्तम पुरुष बहुवचन का जो प्रत्यय है वो आमः प्रत्यय है, तो हमने वो आमः प्रत्यय लगाया है और जो रूप बना है वह बना है तिष्ठामः। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः और तिष्ठामः। नी धातु है, नी धातु में नया के रूप बनते हैं, मतलब नया हम लिखेंगे, नी का जो रूप है वो नए में परिवर्तित हो जाता है, तो हम जो प्रत्यय लगाएंगे वह नए में लगाएंगे। तो हमने पहले नया लिखा है, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय कौन सा लगेगा, वही ती प्रत्यय, और जब हम इसे मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा, नयति। द्विवचन में देखिए, नए पहले हमने धातु लिखी, उसके बाद हमने इसमें ताह प्रत्यय लगाया, अब जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या रूप बनेगा, नयतः। इसी प्रकार से बहुवचन में देखिए, पहले हमने नया धातु लिखी है और अंति प्रत्यय आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो जब हम इसे मिला के लिखेंगे रूप क्या बनेगा, नयंती। अब आप देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन नया, इसमें हमने सी प्रत्यय लगाया, मिलाने पर क्या रूप बनता है, नयसी। फिर है मध्यम पुरुष द्विवचन, पहले आप नया लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें द्विवचन का प्रत्यय मिलाएंगे थह। अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नयथः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन में पहले हमें धातु लिखनी है नय, और उसके साथ में बहुवचन का प्रत्यय मिलाना है थ। जब हम इसे उच्चारित करेंगे तो रूप बनेगा नयथ, नयथ। इसी प्रकार से देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में हमने पहले लिखी धातु नय, और इसका जो प्रत्यय है वो कौन सा है, आमी प्रत्यय। अब आप इसे मिलाकर के लिखिए, रूप क्या बन जाएगा, नयामी। उत्तम पुरुष द्विवचन में नए पहले हमने धातु लिखी और प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर, आवह। अब इसे मिलाकर के लिखेंगे तो रूप बनता है नयावह। फिर है बहुवचन, बहुवचन में भी हमने पहले लिखी धातु नए और उसमें प्रत्यय कौन सा लगाया, आमह। अब रूप जो बना वो क्या बना, मिलाकर नयामह। इस प्रकार से ये नी धातु के रूप बनते हैं। अब इसके बाद हम प्रच्छ धातु में रूप देखते हैं। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना, तो प्रच्छ का जो हम रूप लिखते हैं वो परिवर्तन होकर पृच्छ हो जाता है। हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो पृच्छ में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में पृच्छ लिखेंगे हम, और इसमें जब हम ती प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, पृच्छति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन देखिए, पृच्छ में द्विवचन में प्रत्यय आता है तह प्रत्यय, तो हमने तह प्रत्यय लिखा और रूप क्या बन गया, पृच्छतः। अब है बहुवचन, बहुवचन में भी पहले हमें वही करना है, धातु लिखनी है पृच्छ धातु और प्रत्यय है इसका अंति। अब हम जिसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पृच्छन्ति, पृच्छन्ति। इसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में पहले हमने धातु लिखी है पृच्छ, फिर
मध्यम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय है वो है सी प्रत्यय, तो रूप बन गया पृच्छसि। इसी प्रकार से द्विवचन देखिए, पृच्छ धातु है, इसमें प्रत्यय लगाया थः प्रत्यय, मध्यम पुरुष द्विवचन में थः प्रत्यय, तो क्या धातु रूप बना? पृच्छथः। पृच्छथः। अब है बहुवचन मध्यम पुरुष पृच्छ धातु और था प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे इसे हम? पृच्छथ। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में देखिए, एक वचन में पहले हमने लिखना है पृच्छ, उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? आमी प्रत्यय, तो हमने इसमें आमी लगाया। अब हमने जब इसे लिखा है मिलाकर, तो क्या रूप बन गया? पृच्छामि। अब आप देखिए द्विवचन में उत्तम पुरुष में हमने पहले वही पृच्छ लिखा, द्विवचन का प्रत्यय लगाया, आवह प्रत्यय उत्तम पुरुष में लगता है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? पृच्छावह। अब है बहुवचन पृच्छ, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगता है? आमः प्रत्यय लगता है, तो क्या रूप बनेगा? पृच्छामः। इस तरीके से पृच्छ के जो रूप बने वो क्या बने? प्रथम पुरुष में पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, मध्यम पुरुष में पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, उत्तम पुरुष में पृच्छामि, पृच्छावः और पृच्छामः। प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, वो आप प्रश्न देखिए। लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है? उत्तर है इसका वर्तमान काल। अगला प्रश्न है आपके लिए, गम धातु का क्या अर्थ होता है? तो गम धातु जो है वो जाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 3 है, भवति किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? भवति, देखिए ती प्रत्यय आया इसमें, तो उत्तर होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? नी धातु लट लकार और बहुवचन, तो अंति प्रत्यय जोड़ करके नयंति रूप बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा है वो हम पहले एक बार दोबारा से अभ्यास कर लेते हैं। हमने आज सीखा 5 मुख्य लकार, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। हमने इनका आज परिचय जाना। क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप बनते हैं, इनके जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन होता है। तो हमने ये जाना कि धातु क्या है और इसमें प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से हम धातु रूप बनाते हैं। हमने लट लकार में 8 धातुओं में आज प्रत्यय लगाना सीखे हैं, और लट लकार के जो हमने रूप सीखे वो किन धातुओं में सीखे? भू, पठ, पा, गम, दृश, स्था, नी और प्रच्छ धातु। आज हमने क्योंकि लट लकार सीखा है, इसके बाद प्यारे बच्चों लिट लकार और लोट लकार, इसका आप घर पर अध्ययन करिएगा। अगले व्याख्यान में हम इसी को लेकर के उपस्थित होंगे। आपके लिए कुछ गृह कार्य है कि प्रश्न नंबर 1 है, पश्यन्ति क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। आपको इसमें इसका पुरुष और वचन बताना है। प्रश्न 1 का खा पाठ है, पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? आपके पास ये 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। पठति, पठतः, पठन्ति या पठ। अगला प्रश्न है, गच्छामि क्रियापद का पुरुष एवं वचन बताइए। ये आपके लिए गृह कार्य है, घर पर अभ्यास जरूर करिएगा लिखने का भी और उच्चारण करने के लिए। धन्यवाद।